परिवार उजड़ रहे हैं, घरों में, मंदिरों में, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जी का जो ज्योतिमठ है वो टूट रहा है। शिवलिंग में क्रैक्स आ गए हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तमाम मंदिर टूट रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं और जिस गति से क्रैक्स बढ़ रहे हैं, जोशीमठ में जो हो रहा है, जो त्रासदी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो इसमें कुछ ठोस कदम उठा पाएगी। और हम यह भी चाहते हैं कि जो 5,000 रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक घिनौना मजाक कर रहे हैं आप वहां के लोगों के साथ। इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द पीपल ऑफ जोशीमठ। 5,000 सरकार है जो धर्म की ठेकेदारी की बात हमेशा करती है, लेकिन जब ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी करती है। एक देवस्थल है जोशीमठ, हमारी पौराणिक सभ्यता का ज्वलंत जीता जागता उदाहरण है जोशीमठ। आदि शंकराचार्य की तपस्या भूमि है जोशीमठ और भगवान बद्रीश को सर्दियों के दिनों में यहां स्थापित किया जाता है। ऐसा जोशीमठ, उसके साथ जो पिछले दिनों में हो रहा है, परिवार उजड़ रहे हैं, घरों में, मंदिरों में, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जी का जो ज्योतिमठ है वो टूट रहा है। शिवलिंग में क्रैक्स आ गए हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तमाम मंदिर टूट रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं और जिस गति से क्रैक्स बढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या बनती है? ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। अरे साहब, कमाल हो गया। संज्ञान कब लिया? जब सब कुछ ब्रेक हो गया, तब ब्रेकिंग न्यूज आई कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। और संज्ञान अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जो घर टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं। जीडी अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुआ करते थे। हमारे वक्त यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, 2010 की बात है। 600 मेगावाट का लोहारी नाग पाला एक प्रोजेक्ट था। उसके विरोध में जीडी अग्रवाल जी धरने पर बैठे और उस धरने के बाद यूपीए सरकार ने, जयराम रमेश जी मंत्री थे जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। भैया फोन या जो भी आप बात कर रहे हैं प्लीज थोड़ा शांति से। उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया। ये 2010 की बात है। तुलना कीजिए, वही जीडी अग्रवाल 2018 में भागीरथी नदी पर जो डैम्स बन रहे थे उसके खिलाफ धरने पर बैठे। इस सरकार ने क्या किया? उनको जबरदस्ती उठा दिया, वहां से ले गए और जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो अपने आप में एक पीड़ादायक बात है। तुलना ये दोनों सरकारों की बता रहा हूं। यूपीए हमेशा सामंजस्य की बात करती थी। सामंजस्य प्रकृति में, सामंजस्य विकास में। आज की सरकार सामंजस्य छोड़ दीजिए, लोगों की सुनना छोड़ दीजिए, विशेषज्ञों की सुनना छोड़ दीजिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रवि चोपड़ा नाम के एक विशेषज्ञ का, पर्यावरणविद का। मॉनिटरिंग कमिटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। 4 धाम रेलवे परियोजना में वो बार बार कहते रहे कि इतना चौड़ा मत करिए सड़कों को कि पहाड़ों का जो ढलान है वो सीधी हो जाएगी, उसके बाद चट्टानें गिरती हैं, उसके बाद पूरा वहां सामंजस्य बिगड़ जाता है और वो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन जाता है। उनकी नहीं सुनी जा रही थी, उनका जमीर था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
ये परिस्थिति है। इस सरकार के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं और मुंह भी तभी खुलता है जब कोई ब्रेकिंग न्यूज देनी होती है कि संज्ञान ले लिया। अरे आपने संज्ञान लिया, 4-5 दिन तक लगातार वहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र यादव जी, इनका प्रतिनिधिमंडल घूम रहा है, स्थिति का जायजा ले रहा है, स्थानीय लोगों की बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे आप लोग सब देख रहे हैं और आप में से काफी चैनल्स लगातार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई दे रहा। ब्लास्टिंग हो रही थी, स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि उनके घरों में अचानक दरारें आने लगी। फिर जाके ब्लास्टिंग रुकी और जहां ब्लास्टिंग हो रही थी, टनल एक बन रहा है एनटीपीसी का, स्थानीय लोग मानते हैं कि उस टनल की ब्लास्टिंग की वजह से आज ये स्थिति आई। जहां ये टनल में दरार आई, सबसे पहली 600 लीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते किस स्थिति में वहां एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है और संज्ञान ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद। और संज्ञान के बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम, संज्ञान ले लिया। 1976 में इसी इलाके में लगभग ऐसी ही एक समस्या आई। कांग्रेस की सरकारें थी, जाहिर सी बात है। मिश्रा कमेटी बनी। मिश्रा कमेटी की अनुशंसा थी कि कुल नहीं सुना होगा और यहां देवेंद्र यादव जी हो या सुजाता जी हो या मनीष खंडूरी जी हो या मैं हूं, हम लोग कोई ज्यादा हमारा इस दखल नहीं है निर्णय लेने में वहां, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है। लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि उस इलाके का इतिहास क्या रहा है, विकास का इतिहास क्या रहा है, सरकारों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की दिक्कतें जब आई। तो हमारी ये मांग है, जोशीमठ में जो हो रहा है, जो त्रासदी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो इसमें कुछ ठोस कदम उठा पाएगी। और हम यह भी चाहते हैं कि जो 5,000 रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक घिनौना मजाक कर रहे हैं आप वहां के लोगों के साथ। इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द पीपल ऑफ जोशीमठ। 5,000 रुपए आप उनको मुआवजा देंगे? यह मानव रचित आपदा है, यह बात हमें स्पष्ट, इसको कोई प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा सकता। जो सुरंग है जिसकी वजह से यह मानव रचित आपदा हुई है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए और लोहारीनाग, पाला और पाला मनेरी परियोजना की जो सुरंगें हैं उनको भरने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाए। ये परियोजना हमने रोकी थी, जो मैं बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये वही परियोजना है जिनको हमने रोक दिया था। सुरंगों को सिर्फ भरने का काम है, वो नहीं कर पा रहे और नई और सुरंगें खोद रहे हैं आप। जो रेलवे का कोई भी बड़ा काम इस पर्वतीय आपदा का जिससे खतरा पैदा हो जाए, उसे वहां तुरंत बंद कर दिया जाए। गहन अध्ययन करके चरणबद्ध तरीके से ही उनको मंजूरी दी जाए और बिना सोचे समझे जो आप प्रकृति की सुरक्षा किए बगैर एक अनियंत्रित विकास जो आप पहाड़ों में ला रहे हैं, उसका जो खामियाजा है आज तो जोशीमठ के बाशिंदे और जनता भुगत रही है, लेकिन आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में पूरा ये जो इलाका है, ये इस तरह की त्रासदियां बार बार दोहराई जाएंगी। आपको याद होगा फरवरी 2021 में 200 लोगों ने जान गंवाई थी, चमोली में एक आपदा आई थी, वो भी मानव रचित आपदा थी। मैं मेरे साथी देवेंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि जो डेलीगेशन अभी जो एक हमारी कमेटी जो यहां बनी थी पार्टी की, उस सिलसिले में आपको जरा प्रकाश डालें इस पर। नमस्कार साथियों, भाई पवन जी ने बहुत विस्तार से जोशीमठ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, खास तौर पे आध्यात्मिकता के रूप में, और जो उस स्थान की महत्ता है उसके बारे में बहुत विस्तार से अभी चर्चा की। ये वही स्थल है जहां पर जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से बद्रीनाथ की स्थापना का भी, बद्रीनाथ की स्थापना के साथ साथ अन्य जो भारतवर्ष में मठ की शुरुआत हुई, उसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वहीं से शुरुआत की। ऐसे स्थान के साथ जिस तरीके से असंवेदनशील तरीके से
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी ओर संज्ञान ना लेते हुए उसको लगातार डेवलपमेंट के नाम पर एक त्रासदी के रूप में, जिस तरीके से ये जोशीमठ की घटना सामने आई है, मैं ऐसी सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाने के लिए मैंने ये बात रखी है। ये वो सरकार है जो धर्म की ठेकेदारी की बात हमेशा करती है, लेकिन जब जब ऐसी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी पवन जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और उस संज्ञान का नतीजा ये हुआ कि कल आनन फानन में मात्र 2 घंटे के लिए वहां के मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे और हालात ये थी 2 घंटे में उन्होंने क्या जायजा लिया, किस तरीके से उन्होंने वहां पर अपना व्यवहार रखा, मैं उसकी एक छोटी सी झलक आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह भट्ट, ये उनका क्षेत्र भी है। आज यहां पर हमारे राजेंद्र भंडारी जी जो कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस पार्टी से वहां के विधायक हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की और वहां की समस्या से उनको अवगत कराने की कोशिश की तो उनको डिटेन कर लिया गया। हमारे पार्षद जिनके स्वयं के घर में बड़ी दरार आई, उनको घर में डिटेन कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र दिखावे के लिए मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, 2 घंटे में उन्होंने अपनी पूरी विजिट को कंक्लूड किया और वहां से प्रस्थान कर गए। एक कमेटी की अनाउंसमेंट की और मात्र इतने से मैं समझता हूं कि ये सरासर एक ऐसी घटना जो पूरे देश के लिए नहीं, मानवता के लिए भी बहुत मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए था और बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। मैं चर्चा भी करना चाहूंगा, एक हमारी बहन है लुंटी देवी जी, पत्नी श्री दिनेश लाल जी, इन्होंने 2021 में बाकायदा इनके घर में जब दरारें आई तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया और इसका संज्ञान वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। उस समय के मौजूदा विधायक, जैसे मैंने कहा कि जो अब हम जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उनके सामने भी उन्होंने गुहार लगाई, सरकार के सामने गुहार लगाई। उसके बाद बहुत सारे संघर्ष समितियां बनी, उन्होंने समय समय पर सरकार के संज्ञान में ये कोशिश की कि ये बातें आए और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। जिस तरीके की लापरवाही और असंवेदनशील तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया और किया गया, ये सरकार की हम जहां भर्त्सना करते हैं, आज मैं आपके सामने ये भी बताना चाहता हूं कि हम हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यहाँ पर डेलीगेशन जाते रहे हैं और आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो सुबह सुबह पिछले 2 दिन भी लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हरीश रावत जी, हमारे सीएलपी लीडर, वहाँ के मौजूदा विधायक और अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, वो सभी पिछले 2 दिन से वहां पर जमे हुए हैं और उन्होंने वहां का पूरा जायजा लिया है। कुछ पिक्चर्स वहां से उन्होंने हमें यहाँ भेजी हैं, उसका अभी हम डिस्प्ले करेंगे। किस तरीके की समस्या, ये एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या के रूप में अब हमारे सामने आ गया और ये समस्या अब घंटों के हिसाब से इसमें बदलाव आ रहा है। घंटों के हिसाब से ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो आप स्वयं समझ पाएंगे कि कितनी गंभीर ये समस्या अब बन चुकी है। हमने वहां पर, हमारी पार्टी ने वहां पर ये तय किया है कि वहां पर हम लगातार वहां पर बने रहेंगे। जो वहां के पीड़ित लोग हैं, जिस तरीके का व्यवहार उन लोगों के साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका संज्ञान लेते हुए हमारे एक कमेटी जिसमें सुमित हरदेश जी जो हमारे हल्द्वानी के विधायक हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, वो वहां पर लगातार बने रहेंगे। जो भी समस्याएं आएंगी उनको टैकल करेंगे। जो वहां पर पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यथासंभव हम कोशिश करेंगे। और इस दौरान हमारा एक सीनियर डेलीगेशन भाई करण जी के नेतृत्व में यशपाल जी, हमारे हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदयाल जी, ये सभी कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इससे अवगत कराएंगे और उसके पश्चात राज्यपाल महोदय से भी इस सारी बात का संज्ञान लेते हुए उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बात जो अभी भाई पवन जी ने रखी उन सभी पहलुओं पर हम मजबूती के साथ वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। यथासंभव उनकी मदद की जाएगी। उनको विस्थापित करने में हमारा फर्ज बनता है। हम उस फर्ज को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। अमरीश जी, वो वीडियो जरा एक बार, कुछ आपको मैं वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। जहाँ ब्रह्मांड संस्कृति विद्यमान है, जैव विविधता का केंद्र जोशी मठ और उसके चारों तरफ जहाँ और जैसे विज्ञान है और द्रोणी जैसे पर्वत हैं, जिनसे हनुमान जी ने मुक्ति लेने का काम किया था। ये जोशी मठ, जिस जोशी मठ में नरसिंह का साक्षात रूप में विद्यमान है, जहाँ बद्रीनाथ जी शीतकाल में आवास करते हैं, आज वो धंस रहा है, डूब रहा है। तो हम सब लोगों का आग्रह है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से संपूर्ण शक्ति लगाकर, राष्ट्रीय शक्ति लगाकर नया जोशी मठ बसाओ और पुराने जोशी मठ का उपचार करके उसको पुराने स्वरूप में लाओ। उस रास्ते में एक टनल एनटीपीसी भी है, जिसको लेकर के लोगों को आशंका है कि इसके कारण बचाव का काम तेजी से हुआ है। आज 609 घर प्रशासन ने खतरनाक घोषित कर दिए हैं। 30 घरों के लोगों का विस्थापन भी हो चुका है। 5,000 रुपया जो कटे हुए नमक का काम कर रहा है, अहैतुक सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। तो हमने इन सब बातों को लेकर के जहाँ ये कहा है कि नया जोशी मठ बसाओ, पुराने जोशी मठ का विचार करो, वहां पर ये भी आग्रह किया है कि लोगों को जो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, जिससे उसमें बद्रीनाथ में कंपनसेशन दिया जा रहा है लोगों को, विस्थापित किए जाने वाले भाइयों और बहनों को, उसे रूप में यहाँ भी दिया जाना चाहिए। अहेतुक सहायता को बढ़ा करके 50,000 किया जाना चाहिए। लोगों के व्यवसायिक और दूसरे नुकसानों का सही आकलन करके मुआवजा किया जाना चाहिए। ये प्रकृतिजन्य आपदा के साथ साथ मानव जन्य आपदा भी है। तो एनटीपीसी के टनल के कारण लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि वो हमारे बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। भारत सरकार ने अतीत में भी, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उत्तरकाशी में जब ऐसी स्थिति आई थी तो 3 पावर प्रोजेक्ट्स को बंद किया था। आज भी लोग उसको उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जोशी मठ को बचाने के लिए इस कदम को उठाया जाना चाहिए। 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग के नाम पर जो अंधाधुंध कटिंग की जा रही है, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। जो बाईपास बनाया जा रहा है, उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कम से कम यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो, ताकि पुराने जोशी मठ के अस्तित्व को बचाने के लिए जो कदम उठाए जाएं, वो कदम धरती पर सार्थक हो सके। हम सब लोग केंद्र सरकार से इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हमें तकलीफ है ये कहते हुए कि 3 तारीख से चिंताजनक समाचार आ रहे थे। राज्य सरकार भी देर में चेती और केंद्र सरकार को अब जाकर के एक विशेषज्ञ समिति बना करके अपने कर्तव्य का प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। जबकि एक तरफ उमा भारती जैसे लोग कह रहे हैं कि मैंने इस टनल को बंद करने के आदेश दिए थे, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार अभी तक जो है मुक्ति नहीं दिखाई दे रही है। वो हमारे सबसे चिंता का विषय है। एक और वीडियो है।
the provision in any context, any provision is for the people of that area or who are affected by that context. I think people first should be not just a slogan, but a statement of intent. If you consider people as your first priority, everything else follows. कोई और सवाल इस पे जोशीमठ पे? ठीक है, बोलिए अब। सबको अधिकार है अपने नेता या अपने स्वयं के विषय में कोई महत्वाकांक्षा रखें और उस महत्वाकांक्षा को बताएं, सार्वजनिक करें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई पीएम बनने का एकाधिकार सिर्फ एक ही बादशाह सलामत के पास तो नहीं है ना, जो आजकल अपने आप को बादशाह सलामत मानते हैं। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा, देवेंद्र जी ने भी बताया आपको, जो इनकी कमेटी है वो कमेटी भी यह अनुशंसा कर रही है। पुराना जोशीमठ बचाओ, नया जोशीमठ बसाओ। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए तुरंत प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाकर, उसमें देर भी नहीं लगती, उनको वहां स्थापित करो। 5,000 रुपए आप देकर आप सोचते हैं आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।